नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की क्लास है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के सिद्धांत, जिसमें आपने इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत पहला सिद्धांत पढ़ा था मानव भूगोल का क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पढ़ा था पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत, जिसका नाम है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, कि वातावरण के साथ मानव किस प्रकार से समायोजन करता है, क्यों करता है, किन कारणों के द्वारा ये समायोजन होता है, मानव के किन क्रियाकलापों पर वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है, ये समायोजन कितने प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन किस प्रकार से किया जाता है, अनुकूलन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अनुकूलन और रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, देखिए किसी भी प्रकार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या वातावरण के अनुसार ढल जाना, ये तो कहलाता है अनुकूलन। दूसरा, भौगोलिक वातावरण में कुछ परिवर्तन करना, ठीक है, अपनी तकनीकी के अनुसार। भौगोलिक कारकों की कठोरता से बचने के लिए जो मानव वातावरण में जो परिवर्तन करता है, उसको रूपांतरण कहते हैं। तो अनुकूलन और रूपांतरण की जो सम्मिलित प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है वातावरण समायोजन, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। तो आज हम इसी वातावरण समायोजन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। देखिए, मानव विभिन्न भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाला जो मानव वर्ग है या मानव का समूह है, वो अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार वातावरण में या भौगोलिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। भौगोलिक वातावरण के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं, एक होता है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ है, जैसे किसी प्रदेश की जलवायु है, ठीक है, वनस्पति है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जलीय राशियां हैं, खनिज है, किसी भी प्रदेश की स्थिति है, ये वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है। दूसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? मानव निर्मित जो भूदृश्य है वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मानव के द्वारा किया गया है। तो मानव निर्मित भूदृश्य क्या है? जैसे वहाँ पर किस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो क्रियाकलाप है, परिवहन के साधन है, अधिवास है, बस्तियाँ जिनको हम कहें, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं, आपके जो यातायात के मार्ग हैं, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के, तो ये सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब ये भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, वो मानव के रहन सहन, खान पान, उसके वेशभूषा, उसकी सामाजिक संस्कृति, इसके ऊपर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। फिर क्या करता है? मानव इन कारकों की सक्रियता के आधार पर ही इनसे अनुकूलन करता है और इनके साथ रूपांतरण करता है। तो अनुकूलन और रूपांतरण की जो प्रक्रिया भौगोलिक वातावरण के साथ मानव करता है, उसी को वातावरण समायोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए विभिन्न भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाला वाला मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं एवं
क्षमताओं के अनुसार भौगोलिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन करता है। अनुकूलन का मतलब है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, जिसको स्व परिवर्तन भी कहा जाता है। तो विभिन्न भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाला जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं, जैसी मानव की आवश्यकता है, जैसी उसकी क्षमता है, भौगोलिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन करता है। अब ये भौगोलिक वातावरण क्या है? भौगोलिक वातावरण के होते हैं दो अंग। भौगोलिक वातावरण के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक वातावरण, और एक होता है दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? जैसे किसी प्रदेश की जो प्रादेशिक स्थिति है, प्रादेशिक स्थिति है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की वनस्पति है, वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर जो संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ जो मिट्टी पाई जा रही है, ये सब क्या है? वहाँ के प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है। अब सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? मानव निर्मित जो भूदृश्य है वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। मानव निर्मित भूदृश्य, जैसे मानव निर्मित भूदृश्यों में क्या क्या आते हैं? जैसे अधिवास है, कैसे मकान बना रहा है, नगर बना रहा है, ग्रामीण है या नगरीय है, अधिवास है। आर्थिक व्यवसाय हैं, आर्थिक व्यवसाय हैं, परिवहन के साधन हैं, परिवहन के साधन हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके विभिन्न जो वैज्ञानिक व राजनीतिक संस्थान हैं, तो मानव निर्मित जितने भी भूदृश्य जो दिखाई देते हैं धरातल के ऊपर, वो किसके अंतर्गत आते हैं? सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत। अब क्या होता है आगे जाकर, आपके जो प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य या कारक मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा,
संस्कृति, इन पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। अब मानव क्या करता है, जब ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, समाज आदि पर जो प्रभाव डालते हैं, तो इन कारकों की सक्रियता के आधार पर मानव इनके साथ अनुकूलन करता है, यानी इनके अनुसार ढल जाता है, कुछ उनमें परिवर्तन करता है। तो अनुकूलन और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वही वातावरण समायोजन के नाम से जानी जाती है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो कारक है वो मानव के रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मानव इन कारकों की सक्रियता के आधार पर या प्रभावशीलता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर इनके साथ अनुकूलन व रूपांतरण करता है। मेन रूप से इन कारकों के साथ जो मानव ने अनुकूलन किया, तो अनुकूलन और रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, इस सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन के नाम से जाना जाता है। अतः अनुकूलन व परिवर्तन या रूपांतरण की सम्मिलित क्रिया वातावरण समायोजन कहलाती है। वातावरण समायोजन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वातावरण समायोजन कि जो विभिन्न भौगोलिक वातावरण में निवास करने वाला जो मानव वर्ग है वो अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार भौगोलिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन और समायोजन करता है। भौगोलिक वातावरण दो प्रकार का होता है या दो अंग होते हैं उसके, एक तो होता है प्राकृतिक वातावरण, एक होता है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक जो वातावरण है वो उसमें किसी प्रदेश की स्थिति है, जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि को सम्मिलित करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण है ये मानव निर्मित होता है पूरा का पूरा, इसके अंतर्गत अधिवास है, आर्थिक व्यवसाय, परिवहन के साधन, राजनीतिक तकनीकी संस्था आदि सभी शामिल होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो कारक है वो मानव के रहन सहन है, उसके वेशभूषा है, उसकी संस्कृति है, समाज है, खान पान है, इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब मानव क्या करता है, इन कारकों की सक्रियता कि ये कारक कितने ज्यादा प्रभावशाली हैं या प्रभावशीलता के आधार पर वातावरण के कारकों के साथ में अनुकूलन और सही रूपांतरण करता है। अनुकूलन यानी वातावरण के अनुसार ढल जाना, रूपांतरण यानी उनमें परिवर्तन करना। तो अनुकूलन और रूपांतरण की जो सम्मिलित क्रिया है वो क्या कहलाती है, वातावरण समायोजन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वातावरण समायोजन। अब हम देखेंगे कि अनुकूलन क्या होता है और रूपांतरण क्या होता है। अनुकूलन के कितने प्रकार होते हैं? अनुकूलन, ऐच्छिक अनुकूलन क्या है, अनैच्छिक अनुकूलन क्या है, एक आंतरिक अनुकूलन होता है और एक बाह्य अनुकूलन होता है। तो देखिए, वातावरण समायोजन के पहलू अब आते हैं हम। वातावरण समायोजन के दो पहलू। अब दो पहलू कौन कौन से हैं?
जैसे कि अभी हमने देखा, पहला पहलू तो है आपका अनुकूलन, जिसको कहते हैं एडेप्टेशन। और दूसरा है आपका परिवर्तन या रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब अनुकूलन क्या होता है? सबसे पहले आता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है किसी के अनुसार। अब यहां पर किसी से मतलब क्या है? वातावरण। वातावरण से मतलब क्या है? भौगोलिक और आपका सांस्कृतिक वातावरण। तो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों से मिलकर बनता है भौगोलिक वातावरण। तो भौगोलिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। भौगोलिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये कहलाता है आपका अनुकूलन। इसको कहते हैं स्व परिवर्तन भी कहते हैं, अपने आप में स्व परिवर्तन। ठीक है। अब अनुकूलन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन, और दूसरा होता है बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन से क्या तात्पर्य है कि मानव के आंतरिक भाग में होने वाला अनुकूलन, यानी अंतरतम, यानी मानव के अंदर होने वाला जो अनुकूलन है, ठीक है, वो आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। मानव के अंतरतम में या अंदर होने वाला अनुकूलन, ये तो कहलाता है आपका आंतरिक अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन को हम बाद में पढ़ेंगे। अब आंतरिक अनुकूलन के भी इसने दो भाग किए। पहला है आपका ऐच्छिक अनुकूलन। ऐच्छिक अनुकूलन, ऐच्छिक का मतलब है जिसकी इच्छा होती है मानव की अनुकूलन करने की वहां के वातावरण के अनुसार, वो कहलाता है ऐच्छिक अनुकूलन। मानव की इच्छा के अनुसार होने वाला अनुकूलन। और दूसरा अनुकूलन होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक अनैच्छिक क्या होता है? जिसकी इच्छा मानव की नहीं होती है लेकिन फिर भी अनुकूलन होता है। मानव की इच्छा के बगैर होने वाला अनुकूलन, वो कहलाता है अनैच्छिक अनुकूलन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। कैसे? कि मान लीजिए एक यूरोप का रहने वाला परिवार है और वो यूरोपीय परिवार भारत के दक्षिणी भाग में तमिलनाडु में जाकर रहे। तो जब वो दक्षिणी भाग में तमिलनाडु में जाकर रहेगा तो
तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, उन लोगों के वहाँ की जलवायु है, वो सारी यूरोपीय परिवार के पहले के तुलना में अलग प्रकार की मिलेगी। यानी तमिलनाडु की जलवायु है, रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति है, वेशभूषा है, ये सारे अलग अलग पाए जाएंगे। अब मानव क्या करेगा, उस जगह या उस क्षेत्र में जब वो रह रहा है तो उसको दिन प्रतिदिन के काम करने होंगे, जैसे बाजार जाना होगा, वहाँ से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं लानी होगी, वहाँ के लोगों से बोलचाल करनी है, तो वहाँ की भाषा आदि के बारे में उसको दिक्कत आएगी। तो वो क्या करेगा, फिर उस क्षेत्र में वो वहाँ की भाषा के अनुसार वहाँ की भाषा को सीखेगा, क्योंकि ललक रहेगी कि मैं कैसे लोगों से बातें करूं, वहाँ के लोगों को अपने विचार कैसे समझाऊं। तो उसने क्या किया, उसकी इच्छा हुई कि इन लोगों की भाषा को सीखा जाए। अब जब वो वहीं रह रहा है तो उनका रहन सहन देखा, तो उनके रहन सहन के अनुसार उसका खुद का भी रहन सहन उसने परिवर्तित करने का प्रयास किया, ताकि उनमें वो घुल मिल सके। वहाँ के लोग अधिकतर लुंगी बांधते हैं, तो उसने भी लुंगी बांधना शुरू किया। तो यानी कि कहने का मतलब है, उसकी इच्छा हुई, जब वो उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसकी इच्छा के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार वहाँ की भाषा सीखी, रहन सहन सीखा, खान पान सीखी, संस्कृति सीखी। तो ये क्या हुआ, उसने अपने आप में उसकी इच्छा के अनुसार अनुकूलन किया, वहाँ के वातावरण के अनुसार। तो ये कहलाता है आपका ऐच्छिक अनुकूलन। ठीक है। अब दूसरा हुआ अनैच्छिक अनुकूलन, कि जब वो यूरोपीय परिवार तमिलनाडु के दक्षिणी तट में लगातार लंबे समय तक रहेगा, तो लंबे समय तक रहने के कारण, यानी जब पीढ़ियां 1, 2, 3, 4, 5 पीढ़ियां गुजरेंगी, तो लगातार नई नई पीढ़ियां जो आती जाएंगी, तो वहाँ के लंबे समय में रहने के कारण उन पीढ़ियों के जो शरीर के पिगामेंट्स हैं, जिनके द्वारा शरीर का रंग निर्धारित होता है, तो उन पिगामेंट्स के कण है वो धीरे धीरे, जब वो पहले यूरोप में रहता था तो उनका कण है वो श्वेत था, लेकिन जब वो दक्षिणी भारत में रहने लग गया तो धीरे धीरे उन पिगामेंटों का जो कण है वो श्वेत रंग से श्याम वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ के वातावरण में रहने के कारण उसका परिवर्तन, उसका श्याम वर्ण में परिवर्तन हुआ। तो ये कहलाता है अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। ठीक है। तो ये दो हो गए, ऐच्छिक अनुकूलन और अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐच्छिक अनुकूलन के कि यूरोपीय परिवार द्वारा तमिल भाषा, खान पान, रीति रिवाज सीखना, वेशभूषा, ठीक है, तो ये कहलाता है ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन। दूसरा है अनैच्छिक अनुकूलन, कि जो यूरोपीय परिवार है जब लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों के की त्वचा का रंग श्याम वर्ण में परिवर्तित होगा। ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। एक होता है ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन और दूसरा होता है अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। अब अगला है आपका बाहरी अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन मानव के अंतरतम में होने वाला अनुकूलन। एक है बाह्य अनुकूलन,
कि मानव के बाह्य भाग में होने वाला अनुकूलन जिसको हम कहें, ठीक है। तो मानव के बाह्य भाग में होने वाला या करने वाला अनुकूलन। अब बाह्य अनुकूलन के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कि मानव यूरोपीय परिवार है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यूरोपीय परिवार तमिलनाडु में रह रहा है, तो तमिलनाडु के लोगों के अनुसार उसने वहां के अनुसार दूसरे क्षेत्र में गया, दूसरे क्षेत्र में जाकर दूसरे क्षेत्र के लोगों की जो भाषा है, रीति रिवाज है, वेशभूषा, उसको अपना लेना, तो वो क्या कहलाता है? बाहरी अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। बाह्य अनुकूलन किसी दूसरे प्रदेश की वेशभूषा अपना लेना, अपनाना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बाह्य अनुकूलन कहलाएगा। तो ठीक है, एक हो गया अनुकूलन। अनुकूलन के दो भाग, आंतरिक अनुकूलन और बाहरी अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के भी दो भाग किए इसने, ऐच्छिक अनुकूलन और अनैच्छिक अनुकूलन। फिर आता है आपका रूपांतरण, कि रूपांतरण क्या होता है। दूसरा है आपका रूपांतरण। दो पहलू हो गए, या परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, रूपांतरण क्या होता है कि प्राकृतिक वातावरण के कारकों की कठोरता से बचने के लिए मानव जो कुछ परिवर्तन करता है वातावरण में, भौगोलिक वातावरण में, वो कहलाता है आपका रूपांतरण या परिवर्तन। भौगोलिक कारकों की कठोरता से बचने के लिए मानव द्वारा वातावरण में किया जाने वाला परिवर्तन, वो क्या कहलाता है? रूपांतरण या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे वातानुकूलित कमरों व प्रशीतकों का प्रयोग, ठीक है, सूती वस्त्र पहनना, छातों का प्रयोग, आदि। इसको हम समझते हैं, वही उदाहरण लेते हैं कि एक यूरोपीय परिवार भारत के दक्षिणी तट यानी तमिलनाडु के तट पर रहने के लिए आया। जब वो आया तो उसको वहां का वातावरण गर्म लगा। उस वातावरण के अनुसार उसने अपने आप को ढालने के लिए क्या किया? एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर काम में लिए। ठीक है, तो कारक कठोर थे, तापमान उसकी सहन शक्ति से ज्यादा था,
तो कठोरता से बचने के लिए उसने क्या किया, वातावरण में परिवर्तन किया कि एयर कंडीशन कमरों का प्रयोग किया। धूप से बचने के लिए उसने क्या किए, छातों का प्रयोग किया। पहले वो ऊनी कपड़े पहनता था यूरोप में, लेकिन यहाँ पर आकर उसने क्या पहनना शुरू किया, सूती वस्त्र पहनना शुरू किया। तो ये क्या किया, उसने वहाँ के वातावरण के अनुसार परिवर्तन किया, वहाँ के वातावरण में अपने तकनीकी ज्ञान के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो वो क्या कहलाता है, आपका रूपांतरण या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अनुकूलन, अनुकूलन व रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया वातावरण समायोजन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वातावरण का समायोजन। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा देखें तो देखिए, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन के सिद्धांत के कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं जी। पहला पहलू कौन सा है, अनुकूलन, और दूसरा पहलू कौन सा है, परिवर्तन या रूपांतरण। ठीक है, या परिवर्तन भी इसको कहते हैं। अनुकूलन कितने प्रकार का होता है, अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक अनुकूलन और एक होता है बाह्य अनुकूलन। ठीक है, आंतरिक अनुकूलन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन और दूसरा होता है अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। तो ये आपका डायग्राम बनता है वातावरण समायोजन के सिद्धांत। तो ये हो गया मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव विभिन्न भौगोलिक वातावरण के कारक और इनके अनुसार अपनी आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करता है। भौगोलिक वातावरण के 2 कारक हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा, सांस्कृतिक मानव निर्मित। ये भौगोलिक वातावरण के जो कारक हैं वो मानव के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान आदि को प्रभावित करते हैं। अब मानव क्या करेगा, इनकी कठोरता, इन कारकों की सक्रियता के आधार पर वो वातावरण के साथ अनुकूलन करता है और रूपांतरण करता है, जिसको वातावरण समायोजन के नाम से जाना जाता है। अब अनुकूलन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ये आपका मानव भूगोल का सिद्धांत के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंतर्गत हमने तीनों सिद्धांत पढ़ लिए हैं। धन्यवाद आपको।